हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास 11th बाय गौरव सर। और हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जिसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं अब तक पढ़ चुके हैं बोर का एटॉमिक मॉडल। और लास्ट हमने बात की थी बोर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया तुम्हें कि बोर का एटॉमिक मॉडल फेल्योर हो गया था। हाँ, वो भी बताऊंगा। बोर का एटॉमिक मॉडल फेल्योर हो गया था, उसमें कुछ गड़बड़ आ गई थी। उन गड़बड़ों की बाद हमें आज बात करनी है फिर से किसके बारे में, अपने वही पुराने वाले टॉपिक के बारे में कि लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन वेव है। ये कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है बच्चों। इस कहानी का दूसरा पड़ाव आता है, बल्कि दूसरे की जगह तीसरा पड़ाव आता है। देखिए, पहला पड़ाव ये था कि अब तक सब मान चुके थे लाइट वेव है। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला कॉन्सेप्ट सामने आया। जब हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा, उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन सामने आया, तो हमने ये मान लिया कि लाइट जो है वो क्या है, लाइट एक आपका भगवान भला मैंने पार्टिकल नेचर है। ऐसे ही एक और इफेक्ट आता है हमारे सामने, जो आपके सामने मैं भी दिखा रहा हूँ डायग्राम, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये समझते हैं, और साथ साथ ये बात करते हैं कि ये कैसे बताएगा कि लाइट इज अ पार्टिकल इन नेचर। लाइट नेचर में पार्टिकल है, ना कि क्या है, ना कि लाइट जो है वेव है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले एक छोटा सा ये वीडियो देखेंगे, आप समझेंगे इसको कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा। इस अरेंजमेंट के अंदर आपको 3-4 चीज़ें दिख रही हैं। मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि चीज़ें हैं क्या क्या। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, तो एक ग्लास की ट्यूब आपको दिखाई दी जा रही है। ये आइंस्टीन ग्लास ट्यूब भी कहलाती है, या ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब भी कहलाती है, क्योंकि आइंस्टीन ने इसके बारे में पहले बताया था। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, फोटो सेंसिटिव प्लेट लगी हुई है। इस प्लेट को फोटो सेंसिटिव प्लेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो होगा, सबसे ज़्यादा ये क्या कर सकती है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकती है। कि जैसे कि फोटो सेंसिटिव प्लेट है। फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब क्या होता है कि वो प्लेट जो लाइट को अट्रैक्ट करती है, या लाइट के उसके ऊपर पड़ने पर उस प्लेट के अंदर कोई ना कोई हलचल होगी। हलचल क्या होगी? बेसिकली वो लाइट को कैच कर रही है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल नाम की चीज होती थी, और क्लोरोफिल क्या करता था, लाइट को अपने अंदर अट्रैक्ट करता था और फोटोसिंथेसिस करवाने में मदद करता था। ऐसे ही ये फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट जो है, यहाँ पर फोटो सेंसिटिव प्लेट जो यहाँ पर दिख रही है, इसको हमने नाम दिया है क्या? इसको हमने नाम दिया है एमीटर। क्या नाम दिया है? एमीटर। ठीक है ना। तो ये एमीटर नाम क्यों दिया है? क्योंकि जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो इसमें से एमिट होंगे। क्या एमिट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो इस प्लेट का नाम है क्या? एमीटर। इस प्लेट का नाम क्या है? एमीटर। और ये पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव वाले साइड से अटैच है। किससे अटैच है? बैटरी के पॉजिटिव वाले साइड से। दूसरी तरफ जो प्लेट आप देख रहे हैं, उस प्लेट का नाम रखा ए प्लेट, और ये कलेक्टर प्लेट। यानी कि नाम से पता चल रहा होगा ये क्या करने वाला है, ये कलेक्ट करने वाला है इलेक्ट्रॉन्स को, जो कहाँ से निकलेंगे, जो एमीटर में से निकलेंगे। तो ये एमीटर में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया, ए प्लेट का नाम रखा गया कलेक्टर। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं एक तरीके से। बस इलेक्ट्रोड्स की जगह हमने क्या यूज कर दिया? इलेक्ट्रोड्स की जगह हमने प्लेट्स यूज कर लिए। अब होता क्या है, अब इसके अंदर हमने क्या करा, यहाँ पर एक बैटरी लगाई ताकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो सके, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जब आए तो हम देख सकें कि बैटरी के अंदर कुछ करंट आ रहा है या नहीं है। और उसके बाद जो आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्यूब देख रहे हैं, छोटा सा ओपनिंग देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ओपनिंग है। इस ओपनिंग को बोलते हैं क्वार्ट्ज विंडो। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी नाम मैं बता रहा हूँ, कॉम्पिटिशन में आता है। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज विंडो। इस विंडो से आते हैं लाइट। लाइट अंदर जो आएगी वो इस विंडो से आएगी। वैसे तो कहीं से भी आ सकती है, पर इस विंडो से डायरेक्ट लाइट पड़ेगी कहाँ पर? जैसे कि देखेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, अब मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या मतलब होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब कोई मुझे बताना चाहेगा क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर होता है। अब ये जो लाइट है, जब ये इस क्वार्ट्ज विंडो से अंदर आएगी और अंदर आकर हमारी फोटो सेंसिटिव प्लेट पे टकराएगी कुछ इस तरीके से। जब वो इस प्लेट पे टकराएगी तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अब देखो सुनो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है कहाँ से? एमीटर वाली प्लेट से। इसका नाम हमने एमीटर प्लेट रखा। एमीटर वाली प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, एमीटर वाली प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, इसलिए इसका नाम एमीटर रखा। तो हमें ये बात भी पता चल जाती है कि ये पॉजिटिव वाली साइड से जुड़ी हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव साइड होगा ना।
सॉरी नेगेटिव वाली साइड से जुड़ी हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होगा ना, और वो जा कहाँ रहा है, पॉजिटिव वाली साइड पर। तो पॉजिटिव वाली साइड कौन सी है, ए वाली। तो एमीटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव साइड व्हाइल कलेक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड। ठीक है, कलेक्टर कहाँ पर होगा, पॉजिटिव में, क्योंकि नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से जब फोटोन पड़ा, इस तरीके से जब फोटोन कहाँ पड़ा, जब फोटोन एमीटर पे पड़ा, जब फोटोन एमीटर पे पड़ा तो एमीटर ने इलेक्ट्रॉन निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि ये एमीटर एक फोटो सेंसिटिव चीज से बना है। ऐसे ही फोटोन इस पे बार बार पड़ते रहेंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे। जितनी ज़्यादा स्पीड से फोटोन पड़ेगा, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है, जितनी ज़्यादा स्पीड से फोटोन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलकर ए तक जाएंगे, उतना ज़्यादा करंट बनेगा। इसके बारे में हम थ्योरेटिकल बात करेंगे, डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से फोटोन जैसे जैसे यहाँ पढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते जाएंगे और दूसरी तरफ पहुँचते जाएंगे। अब क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलकर दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसे हम करंट बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और हमारा जो नीचे एमीटर दे रखा है, जो वोल्ट मीटर दे रखा है, उसके अंदर रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी, उसके अंदर रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। So when the photons strike on a photosensitive plate, it emit the electron which is collected towards emitter, and then this cause the increase in potential, create the potential difference, and that cause the current to flow। और ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है किसकी वजह से, लाइट की वजह से। तो हमने इसीलिए इसका नाम दिया क्या, हमने इसीलिए इसका नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, हमने इसका क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, क्या थ्योरेटिकल बात करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब कभी लाइट पड़ती है कहाँ पर, जब कभी लाइट पड़ती है एच न्यू, यानी कि फोटोन्स स्ट्राइक करते हैं कहाँ पर, फोटोन्स स्ट्राइक करते हैं किसी फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर। ये सीजियम की बन सकती है, जिंक क्लोराइड की बन सकती है, किसी की भी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, और वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एमीटर वाली प्लेट से निकलकर वो कहाँ पर जाते हैं, कलेक्टर वाली प्लेट पर जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ये कहलाता है बच्चों क्या, ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया होगा। हमने पढ़ा कि जब कभी लाइट फोटो सेंसिटिव प्लेट पर जाकर लगती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उसकी वजह से करंट बनता है। ठीक है जी, अब एक एक करके इनके पॉइंट्स पढ़ते हैं जो इस पोस्टुलेट्स में आते हैं, जो आइंस्टीन ने या बाकी लोगों ने हमें बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। व्हेन द रेडिएशन ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अब इसका क्या मतलब है, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, न्यू नॉट से। किससे नोट करते हैं, न्यू नॉट से। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट। सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं, बच्चों मैं डायग्राम यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी, ये चलो डायग्राम रखते हैं, जब कभी आपको इस फोटो सेंसिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कम से कम मिनिमम एनर्जी वाले फोटोन तो आपको स्ट्राइक करवाने पड़ेंगे। अगर उनसे कम एनर्जी होगी, देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, E = h न्यू था, तो वो न्यू जो सबसे कम होगा, जो सबसे छोटा न्यू होगा, वो न्यू नॉट कहलाएगा। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। और ये कहलाती है कौन सी फ्रीक्वेंसी बच्चों, ये कहलाती है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है, THRESH, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। दोबारा बता रहा हूँ, व्हेन अ रेडिएशन ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, the electrons are ejected from the surface of the metal. This phenomena is called photoelectric effect, and the electron emitted are called photoelectrons. The current constituted is called photoelectric current. और ऐसे करंट को क्या बोलते हैं, photoelectric current बोलते हैं।
हमने 10th क्लास में पढ़ा था द करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, अभी हमने वीडियो में देखा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये करंट कहलाएगा। और क्योंकि ये लाइट की वजह से बना तो फोटो करंट कहलाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो कितनी है, एच न्यू नॉट। वो कितनी है, एच न्यू नॉट। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एच न्यू नॉट, एंड दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम एनर्जी बोथ आर नोन एज, या तो हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, और खाली न्यू नोड की बात करें तो इसे हम बोलेंगे क्या, इस न्यू नोड को हम क्या बोलेंगे, इस न्यू नोड को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, सॉरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, ठीक है ना। इससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, कैसे समझते हैं कि मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको आपने कभी अगर आप कभी किसी मेले में गए होंगे, कहीं पर कोई मेला लगाओ, फेयर लगाओ, वहाँ पर गए होंगे तो आपने कुछ वहाँ पर एक गेम देखा होता है, बॉल को मुक्का मारना होता है, और मुक्का मारते हैं तो हमारी जो बॉल की जो एक नीडल होती है वो हिलती है। वो कितनी ज़्यादा हिल रही है, उसमें कितनी वैल्यू आ रही है, डिपेंड करता है आपने कितनी ज़ोर से मुक्का मारा, है ना। तो आपका जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मुक्का होता है वो कहलाता है थ्रेशोल्ड। जब आप एनर्जी लगाते हो, जो फोर्स लगाते हो, अगर आप उतनी एनर्जी लगाओगे तो सुई हिलेगी भी नहीं, ऊपर जाना तो दूर की बात, हिलेगी भी नहीं। किसी ने खेला हो शायद वो गेम, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मिनिमम फोर्स, थ्रेशोल्ड फोर्स, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज मिनिमम एनर्जी फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। इससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। हाँ जी बताइएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर इससे कम एनर्जी हुई तो फ्रीक्वेंसी हुई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एक फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या, एक फॉर्मूला तुम्हें पता है कि भाई न्यू नोड किसके बराबर होता है, न्यू नोड या न्यू किसके बराबर होता है, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा के। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये नोड है तो ये भी नोड हो जाएगा, ये नोड है तो ये भी नोड हो जाएगा। नोड का मतलब बस हमने एक सिंबल दे दिया, नहीं नोड की कोई वैल्यू नहीं है, एक सिंबल दे दिया। जैसे हम लिखते थे ना कई बार ए डैश, बी डैश, ठीक है ना, बताने के लिए कि भाई बी डैश क्या है, ए डैश क्या है। तो फ्रीक्वेंसी होती है, नोड वाली कौन सी हो गई, थ्रेशोल्ड वाली हो गई। तो हमने एक सिंबल बना दिया कि भाई नीचे जीरो लगा दो, तो वो क्या हो गई, थ्रेशोल्ड वाली बात हो गई। तो बस नाम देने के लिए उसको नोड लगा दिया, ठीक है यश, ये हमने करा। तो ऐसे ही अगर यहाँ नोड लगा हुआ तो लैम्डा भी नोड वाला होगा, अगर ये नोड है तो लैम्डा भी क्या होगा, नोड वाला होगा। हमारा फॉर्मूला क्या बन सकता है, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नोड, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन, तो ये क्या है लैम्डा नोड, अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, या इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा नोड क्या हो जाएगा, अगर न्यू नोड मिनिमम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो लैम्डा नोड क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या फिर अरे बोलो यार, पूरी बात बोलो ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज THRESH थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और नानी हारिका यही तो गड़बड़ है अक्षय जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये तो बोल ही दिया, थ्रेशोल्ड लैम्डा, और याद रखिएगा मैक्सिमम वेवलेंथ। इससे ऊपर वेवलेंथ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। मैक्सिमम वेवलेंथ, सर ये क्या बोल रहे हो आप, मिनिमम की बात हुई थी बेटा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो फिर लैम्डा मैक्सिमम हो जाता है। कंपटीशन में यही दिक्कत करते हैं बहुत सारे बच्चे, वो भूल जाते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर ये मिनिमम है, अगर ये मिनिमम वाला है तो फिर इसको हम मैक्सिमम वर्ड यूज करेंगे। याद रखिएगा, अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, या वाइस वर्सा है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
मिनिमम होती है, मिनिमम होती है। आई ये बात समझ? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज मैक्सिमम व्हाइल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम। ठीक है जी, एक बार फिर भी लिख लीजिएगा, ये पॉइंट सारे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं और हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिख लीजिए न्यू नॉड इज मिनिमम और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी while lambda node will be maximum, और यानी कि लैम्डा जितना कम हो इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे निकलेंगे, समझ रहे हो? लैम्डा जितना कम हो उतना अच्छा है और फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। लैम्डा जितना कम हो उतना अच्छा है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। ठीक है जी, तो ये क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अब अगली बात, मान लो मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये जो प्लेट है इस पे मैंने स्ट्राइक करवाया एच न्यू। चाहिए कितना था सर निकालने के लिए? मान लीजिए चाहिए था एच न्यू नॉट, कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसके लिए चाहिए एच न्यू नॉट। मैंने दिया कितना? एच न्यू। तो ये है फोटोन की एनर्जी जो हमने दी, और ये है वो एनर्जी जो चाहिए थी, ये है वो जो दी, और ये वो मिनिमम एनर्जी है जो चाहिए थी। समझ लो भाई, अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि मुझे उस बॉल को हिट करना है, किसी बॉल को हिट करना है ताकि बॉल हिल जाए, और वो एनर्जी है मान लो 2 जूल, लेकिन मैंने एनर्जी दे दी 4 जूल, तो 2 जूल से तो बॉल हिल गई, बाकी के 2 जूल जो बचे उसका क्या होगा? जब हम ये कहते हैं कि भाई हमने एनर्जी दी एच न्यू और हमें चाहिए थी एच न्यू नोड, तो एनर्जी जो एच न्यू नोड चाहिए थी वो किसके लिए चाहिए थी? निकालने के लिए। बाकी बची हुई एनर्जी किस काम आएगी? काइनेटिक एनर्जी देने के काम आएगी। यस, आगे बढ़ाने के काम आएगी। एब्जॉर्ब नहीं होगी, आगे बढ़ाने के काम आएगी इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन में जितना ज़्यादा तेजी से एच न्यू दोगे वो उतना आगे बढ़ेगा। ये तो निकालने की एनर्जी हो गई, एच न्यू नोड मिनिमम, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आपका इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े। अगर आप चाहते हो कि आपका इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, तो हमने दी एच न्यू, हमें चाहिए थी कितनी? निकालने के लिए हमें चाहिए थी कितनी? निकालने के लिए हमें चाहिए थी एच न्यू नॉट। बाकी बची हुई किस काम आ गई? बाकी बची हुई काम आ गई काइनेटिक एनर्जी के। एंड दिस इज नोन एज द फॉर्मूला ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये कहलाता है फॉर्मूला ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो वो क्या बोल रहे हैं? थर्ड पॉइंट यही है, द वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी of the electron ejected depend upon the frequency of incident radiation। तो आपने रेडिएशन दिया कितना? एच न्यू। चाहिए था कितना? सिर्फ निकालने के लिए कितना चाहिए था? कि इलेक्ट्रॉन बस निकल जाए, एच न्यू नॉट, इलेक्ट्रॉन बस निकल जाए, एच न्यू नॉट। बाकी बचा हुआ किस में काम आ गया? काइनेटिक एनर्जी के अंदर काम आ गया। तो हम क्या बोलेंगे? एनर्जी, ये हो गई क्या? एनर्जी किसकी? जो हमने फोटोन दिया। ये हो गई क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और बाकी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। तो द टोटल एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ तक समझिए इसको, इन पॉइंट्स को देखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछेगा, वो मुझे बताइएगा। अब एक डाउट जैसे अक्षत ने पूछा, बिल्कुल सही डाउट है, सर एनर्जी पे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? हाँ, एक बात आती है कि सर हमने ज्यादा एनर्जी दी है ना। सुनो, हमने ज्यादा एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे या ज्यादा आगे जाएंगे? ये दो बातें हैं। ज्यादा एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे या ज्यादा आगे जाएंगे? बिल्कुल ये डाउट आना चाहिए दिमाग में। और अब इस डाउट का मैं निवारण करता हूं किससे? चौथे पॉइंट से। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, नॉट एनर्जी। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। सर अब इंटेंसिटी क्या होती है? किसी भी लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? वैसे तो ये तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा। लाइट की इंटेंसिटी होती है, सहज समझ में आ रहा है बच्चे? लाइट की इंटेंसिटी होती है क्या बेटा? अरे यार क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर रेज। यस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करती है? मोर
रेज और फोटोन। अब हम रेज वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम बड़े हो गए हैं, हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फोटोन वर्ड यूज करते हैं। तो लाइट के जितने फोटोन आएंगे, एक बार एच न्यू आया, दो बार एच न्यू आए, तीन बार एच न्यू आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो जैसे जैसे एच न्यू आते जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, और न्यू जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से निकलते जाएंगे। सो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी while the speed depend upon the single photon frequency. Number depend upon intensity, speed depend upon frequency. तो हमारा थर्ड और फोर्थ पॉइंट यही है। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यही है। क्या थर्ड पॉइंट कहता है कि वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी while नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों के दोनों, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मैं आपको अभी करवाने वाला हूँ वो बनते हैं, और थ्योरेटिकल तो आपके सामने है ही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसका डायग्राम भी बनाने को आता है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, आगे समझते हैं बातों को। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने मोटी मोटी 2-3 बातें सीखी हैं। क्या क्या बातें सीखी है देखिएगा, समझते हैं। हमने पहली बात सीखी क्या, द एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। ठीक, अब सुनिएगा मेरी बात, अगर एच न्यू कम है किससे, एच न्यू नॉट से, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, करंट बनेगा या नहीं बनेगा, से यस और नो। इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, करंट बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि सर आपने मिनिमम एनर्जी ही नहीं दी, इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाएगा। तो नो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बढ़िया रहेगा जो आपको मैं लिखवा रहा हूं। नंबर टू बात क्या है, अगर मान लीजिए एच न्यू नॉट एच न्यू के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा, होगा। करंट बनेगा या नहीं बनेगा, इजेक्ट होगा। करंट बनेगा या नहीं बनेगा, करंट बनेगा या नहीं बनेगा, सर करंट नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा सर, सर वो इजेक्ट होके वहीं गिर जाएगा, उसको वेलोसिटी तो मिली नहीं, तो करंट नहीं बनेगा, तो करंट नहीं बनेगा। यानी कि करंट प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि करंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, सर वो तो जीरो हो गई, कहानी खत्म हो गई। तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए कंडीशन क्या है, एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू नोड। तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल प्रोड्यूस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल प्रोड्यूस। तो अब आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आपको क्लियर हुआ होगा। निहारिका, विभू समझ में आया बेटा, सहज जवाब दे देकर बेटा, ठीक है। तो ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा। दीपांशु, स्नेहा, स्नेहा कभी कभी बोलती है, बच्चे बोल दिया कर, शर्माया मत कर। कनिका, देवांश, यस गुड, ठीक है ना, संयम, वेरी गुड। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आप यकीन मानना इस पे क्वेश्चन या तो फिजिक्स में आएगा या केमिस्ट्री में आएगा, आएगा जरूर बोर्ड एग्जाम्स में, कंपटीशन में क्वेश्चन आता ही आता है हर हाल में, कुछ ना कुछ इसके ऊपर। अब मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। अब ये 3 बातें हमने करी, हम दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, हम दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, या मैं बोल सकता हूँ इसकी जगह क्या, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम। अच्छा, एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब एक वर्ड आता है, एक नया शब्द, एक नई डेफिनेशन आती है आपके कोर्स में, वो क्या आती है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर, इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई एच न्यू माइनस एच न्यू नोड। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, सुनिएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा, राइट। दैट इज वाई दिस काइनेटिक एनर्जी इज समटाइम आल्सो नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल।
अगर ये जीरो हो गया तो ये क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपके कोर्स में एक डेफिनेशन आती है, आपको सिर्फ डेफिनेशन लर्न करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। क्या, काइनेटिक एनर्जी ही है पर इसका दूसरा नाम क्या रख दिया गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, लिखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो लिखिएगा, इट इज द मिनिमम पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द minimum potential at which photoelectric current is zero। जरा सा भी बढ़ गया, अगर ये जरा सी भी वैल्यू आ गई तो करंट बन जाएगा। एग्जैक्टली अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जरा सी भी आ गई तो करंट बन जाएगा, चाहे मैं करूँ 0.0001 मीटर पर सेकंड ही क्यों ना हो, है ना। अगर वेलोसिटी जरा सी भी आ गई तो करंट बन जाएगा। तो ये वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिससे करंट नहीं बनेगा। तो इसका हमने एक नाम दे दिया क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जनरली ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, हमारे केमिस्ट्री में यूज नहीं होता है, पर क्योंकि केमिस्ट्री में टॉपिक चल रहा है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसको हम किस में निकालते हैं, इसकी यूनिट जो हम जनरली निकालते हैं, ये वाली एनर्जी की यूनिट, वो हम ईवी नोड में निकालते हैं, यानी कि याद करिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बताई हुई है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया हुआ एनर्जी क्या होती है। जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या, जब मैंने आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया था तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यस और नो बताते रहा करो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और पढ़ाया नहीं पढ़ाया कहीं बाद में कहो सर ये कब हुआ, सर ये तो हमें बताया ही नहीं आपने। छोटे साहब दिल तोड़ दिया तुमने आज, चलो खैर कोई बात नहीं। तो क्या हुआ हमारे पास, ये ईवी नॉड इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। नॉड याद रखना, नॉड। अब नॉड का मतलब यहाँ पर क्या है, इट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इट इज द मिनिमम पोटेंशियल और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जिसमें करंट नहीं बनेगा। तो ये फिजिक्स में आती है ज़्यादातर डेफिनेशन, पर हम यहाँ पर भी इसे पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई इशू ना हो तो, ठीक है। ये कहलाता है बच्चों क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, समझते हैं कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं एग्जाम में, कि इलेक्ट्रॉन ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्यों बिहेव करा। अब उस बात का जवाब वैसे यहीं पर छुपा हुआ। चलो ध्यान से देखो, हम जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमें इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर नजर आ रहा था, से यस और नो, यस सर। वो डुअल बिहेवियर कब नजर आ रहा था, क्या हो रहा था जब डुअल बिहेवियर नजर आता, अगर आपको याद हो तो क्या हो रहा था, जब तो इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट से पास हो रहा था और हम उसे मेजर नहीं कर रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट से पास हो रहा था और हम उसे मेजर नहीं कर रहे थे, तब वो क्या बन रहा था, तब वो वेव बन रहा था, मैं करेक्ट। लेकिन जब हमने क्या करा, जब हमने यहाँ पर अपनी आंखें गड़ा दी, यानी कि हम क्या करने लगे, हम उसको देखने लगे, तब वो क्या बन गया था, तब भैया वो कह रहा था मैं हूँ पार्टिकल, तब वो पार्टिकल नेचर दिखाने लगा था, ठीक। अब भैया आंखें गड़ाने का मतलब क्या है, देखने का मतलब क्या है, हाउ कैन यू सी एनीथिंग। बहुत सिंपल सी बात होने वाली है, हाउ कैन यू सी एनीथिंग। देखने के लिए क्या चाहिए आपको, बोलो, रिफ्लेक्शन, वेरी गुड। रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, आंखें तो चाहिए, वाह, ये तो बहुत बड़ा जवाब है सर, देखने के लिए आंखें चाहिए, वाह वाह वाह। अगर तुम ये नहीं बताते तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार कर दिया तुमने। बेटा देखने के लिए फिजिक्स चल रही है, लाइट चाहिए, केमिस्ट्री चल रही है, लाइट चाहिए, बायोलॉजी नहीं चल रही, ठीक है, लाइट चाहिए, क्या चाहिए, लाइट। लाइट क्या है, लाइट फोटोन है सर। लाइट क्या है सर, लाइट फोटोन है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा था, आप क्या कर रहे थे, आप इस पर फोटोन मार रहे थे, फिर वो फोटोन यानी कि लाइट वहाँ जाती, जाके टकराती और टकराकर वापस आती। यही तो होता, यही तो होता। अरे बोलो वहाँ के ना, आता है या नहीं आता, हम ये काम कर रहे थे। लेकिन हमें तो आज एक बात पता चली, हमें तो आज एक बात पता चली कि भैया फोटोन में इतनी ताकत है कि वो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है।
फोटोन में इतनी ताकत है कि वो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, उसकी स्पीड बढ़ा रहा है। यानी कि फोटोन में इतनी ताकत है कि वो इलेक्ट्रॉन का रास्ता बदल सकता है। तो भैया जैसे ही वैक्यूम कंडीशन हटी, जैसे आपने अपनी वाली लाइट इस पे फेंकी, लाइट कैमरा एक्शन करा, ये भैया एक्टर अपने मोड में आ गया। इसका मतलब आप जिस चीज की मदद से उसे देख रहे हो वही चीज उसका रास्ता भटका रही है। ये इतना हल्का होता है, इसका मास इतना हल्का होता है कि दैट इट डिफ्लेक्ट बिकॉज ऑफ द लाइट दैट इज इम्पैक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये थी कहानी, यहाँ से गड़बड़े खत्म होनी शुरू हुई।